नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित है। इस बार पेपर नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का है। एनएमआरसी का जो 7 मार्च 2017 को एग्ज़ाम हुआ था, ये प्रीवियस पेपर है। और 7 मार्च को ये फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो है। एनएमआरसी का पेपर दिल्ली मेट्रो के जैसा ही है, दोनों एक तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, लगभग सेम पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि कंडक्टर के आकार को नापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक वायर गेज के स्लॉट में जब हम किसी बेयर कंडक्टर को, आपको बता दें बेयर कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं बिना इंसुलेशन का तार जो होगा, यानी नंगा तार अपन इसको कह सकते हैं। तो बेयर कंडक्टर को डालते समय बेयर कंडक्टर किस प्रकार का होना चाहिए, तो आपको बता दें सबसे पहले तो कि हम तार का साइज़ नापने के लिए 2 उपकरणों का उपयोग करते हैं। एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसको हम गेज में SWG में मापते हैं, और दूसरा होता है हमारा माइक्रोमीटर, जो तार का साइज़ mm में मेजरमेंट देता है, यानी मिलीमीटर में व्यास को दर्शाता है। तो वायर गेज जो होते हैं इसमें खांचे बने हुए होते हैं, और वायर गेज की जो माप सीमा होती है वो 0 से 36 SWG तक इसकी माप सीमा होती है। तो इसमें खांचे बने होते हैं। तार का साइज़ मापने के लिए देखा जाता है, अलग अलग स्लॉट में डालते हैं। जिस स्लॉट में वो प्रॉपर सेट हो जाता है वही उस वायर का गेज नंबर डिसाइड कर दिया जाता है। तो वो तार हमारा इस तरह से हो कि वो उस स्लॉट में बिल्कुल आसानी से आ जाए, बहुत टाइट भी नहीं हो और बहुत लूज़ भी नहीं हो। तो इसका बी ऑप्शन ये बिल्कुल सही दिया है कि ना तो कसा हुआ हो और ना ही ढीला होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर और आसानी से आ जाए, इस तरह का होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि स्प्लिट रिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि स्प्लिट रिंग जो होता है इसको हम कम्यूटेटर भी कह सकते हैं, यानी स्प्लिट रिंग एक प्रकार का कम्यूटेटर ही होता है। और कम्यूटेटर हम सब जानते हैं कि वो हार्ड ड्रान कॉपर का बना हुआ होता है, यानी कठोर खींचा हुआ तांबा। तो अब इसमें इतना डीपली तो ऑप्शन दिया नहीं, सीधा ही ऑप्शन दिया है कॉपर कर देंगे, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। तांबा होता है जो हार्ड ड्रान कॉपर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है। तो HRC फ्यूज का पूरा नाम हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होता है, और इसका फ्यूजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि फ्यूज ने निर्धारित धारा कितनी थी और ट्रिपिंग धारा कितनी थी, यानी ट्रिपिंग धारा और निर्धारित धारा का जो अनुपात होता है वो फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। एक HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर 1.11 होता है। अगर यही आपसे किट फ्यूज जैसे रीवायरेबल योग्य फ्यूज के लिए पूछ लिया जाए तो उसका 0.7 से 0.8 होता है। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आपसे HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर पूछा जाता है तो 1.11, और अगर किटकेट फ्यूज का या रीवायरेबल पुनः बांधने योग्य फ्यूज के लिए पूछा जाता है तो उसका 0.7 से लेकर 0.8 के बीच में फ्यूजिंग फैक्टर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेप इस पर ऐसा है जो मोटर के कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त होगा। वैसे तो कनेक्शन के लिए अब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि कनेक्शन के लिए जो हम लेते हैं वो या तो कॉटन टेप होगा या PVC टेप होता है। बट जिस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं उसमें यह है कि हम मोटर के लिए जब वाइंडिंग अपन उपयोग में ले रहे हैं उस समय हम किस प्रकार की टेप का या उपयोग कर सकते हैं। तो वो वार्निश कैम्ब्रिज एक स्पेशल टेप आती है, उसका उपयोग अपन कर सकते हैं, जो कॉटन टेप की जैसी होती है, वार्निश लेपित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं किया जाता, यानी फ्यूज के लिए उपयोग नहीं किया जाता वो धातु पूछी है। तो फ्यूज हम जानते हैं कि लेड यानी शीशे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लेड और टिन की मिश्र धातु होती है। टिन आलेपित एल्यूमिनियम का भी हो सकता है और टिन आलेपित तांबे का भी फ्यूज हो सकता है, यानी शीशा, एल्यूमिनियम और तांबा ये तीनों फ्यूज बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं, जबकि स्टेनलेस स्टील का उपयोग हमें नहीं करते फ्यूज बनाने के लिए। ये कठोर स्टील होती है इसलिए अपन उपयोग नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्यूज का गलनांक जो है वो निम्न होना चाहिए, आसानी से पिघलकर टूट जाए। स्टेनलेस स्टील का जो गलनांक बिंदु है बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि इन्वर्टर क्या है। तो जो कन्वर्टर होता है वो AC को DC में बदलता है, और इन्वर्टर जो है वो DC को AC में बदलता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि DC को AC में बदलने वाला इन्वर्टर। अगर आपसे कन्वर्टर का प्रश्न होता तो फिर उत्तर हो जाता 4 नंबर ऑप्शन कि AC को DC में बदलने वाला वो कन्वर्टर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय ओवरलोड से तुलना करने पर थर्मल ओवरलोड रिले किस प्रकार का होगा। आपको एक बार फिर रिपीट कर दें, ओवरलोड रिले 2 प्रकार की होती है, एक होती है मैग्नेटिक और दूसरी होती है थर्मल, यानी उसमें। तो चुंबकीय रिले जो होती है इनमें जो ट्रिपिंग होती है वो केवल और केवल धारा से सीधी सीधी संबंध रखती है, क्योंकि इसमें एक
कॉइल लगाई जाती है। तो धारा निर्धारित मान से अधिक होने पर कॉइल तुरंत एक्साइट यानी उत्तेजित हो जाती है और तुरंत ट्रिपिंग दे देती है। जबकि थर्मल ओवरलोड रिले में ट्रिपिंग करवाने के लिए एक द्विधात्विक पत्ती लगती है, यानी बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है और ये पत्ती ऊष्मा के सिद्धांत पर या थर्मल के सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी गर्म होकर ये पत्ती हटती है और ठंडी होकर फिर से रीसेट हो जाती है। तो गर्म होने में भी ये पत्ती टाइम लेती है, यानी ये धीरे धीरे ठंडी होकर गर्म होकर मुड़ती है और फिर ये रीसेट होने में भी टाइम लगती है। जबकि मैग्नेटिक जो कॉइल वाली होती है ये तुरंत तो ट्रिप हो जाती है और तुरंत ही हम इसको रीसेट कर सकते हैं। तो थर्मल से कंपैरिजन जब करेंगे तो मैग्नेटिक ओवरलोड जो होता है वो तेज़ होता है और थर्मल जो होता है वो धीमा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि थर्मल ओवरलोड रिले धीमे प्रचालित होती है। ये ट्रिप होने में भी समय लेगी, रीसेट होने में भी समय लेगी। थर्मल ओवरलोड रिले को तुरंत रीसेट नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है। स्टार्टिंग प्रतिरोध डीसी मोटर का बहुत कम होता है। हालांकि ये प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया है। डीसी मोटर में उच्च स्टार्टिंग धारा के 2 कारण होते हैं। प्रश्न आपको दूसरी तरीके से समझा रहे हैं, दोबारा सुनिएगा कि डीसी मोटर में उच्च स्टार्टिंग धारा के 2 कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होना और दूसरा है कि स्टार्टिंग के समय मोटर में बैक ईएमएफ का मान 0 होना। तो इन दोनों घटकों की वजह से मोटर अधिक धारा लेती है। तो आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए हम आर्मेचर के श्रेणी क्रम में बाहरी प्रतिरोधक लगाते हैं जो स्टार्टर कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा कि बहुत कम प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न है कि मिक्सर ग्राइंडर में सामान्यतः कौन सी मोटर का उपयोग करते हैं। तो हम सब जानते हैं मिक्सर मोटर में यूनिवर्सल मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम कर सकती है और इसकी गति भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, भार के साथ साथ बदलती रहती है। अगला प्रश्न है कि इफ़ द पावर फैक्टर मीटर रीड्स 0.1 लीडिंग, तो लोड किस पर। आपसे सवाल पूछा गया है कि आपका पावर फैक्टर मीटर जो है वो 0.8 रीडिंग दे रहा है आपको। पावर फैक्टर मीटर एक परिपथ में लगा हुआ है और वो रीडिंग दे रहा है 0.8 लीडिंग। तो सर्किट में भार किस प्रकार का संयोजित है। ए ऑप्शन दिया है ओनली कैपेसिटेंस। फ्रेंड्स आपको रिपीट कर दें, अगर ओनली कैपेसिटेंस होता तो पावर फैक्टर मीटर 0 रीडिंग देता, क्योंकि शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का फेज अंतर 90 डिग्री होता है और फेज अंतर 90 डिग्री हो तो पावर फैक्टर का मान 0 हो जाता है। अगला प्रश्न ऑप्शन दिया था कि लो इंडक्टिव रिएक्टेंस और हाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी एक्स सी का मान ज़्यादा और एक्स एल का मान कम है, तो इसलिए सर्किट जो आपका है वो आपको लीडिंग पावर फैक्टर दर्शा रहा है। सी ऑप्शन दिया हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो फिर पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग ना होकर 0.8 लेगिंग होता अगर सी ऑप्शन की जैसा होता। और नेक्स्ट है कि हाई रेजिस्टेंस, तो पावर फैक्टर यूनिटी के लगभग होता। अगला प्रश्न है कि सेपरेटली एक्साइटेड के लिए किस प्रकार का स्रोत उपयोग में नहीं कर सकते, यानी एक जनरेटर को हम पृथक उत्तेजित करना चाह रहे हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक्साइटेशन के लिए हम उपयोग नहीं करते, डीसी सप्लाई के लिए उपयोग नहीं करते। तो डीसी जनरेटर को उपयोग में ले सकते हैं और स्टोरेज बैटरी पावर प्लांट में लगभग यही काम में ली जाती है और रेक्टिफायर की डीसी अपन स्व उत्तेजित जनरेटरों में यही काम में लेते हैं, जबकि सोलर सिस्टम को उपयोग में हम नहीं लेते। इजी प्रश्न था, कर सकते थे, सी ऑप्शन होगा इसका। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एकल फेज निवारक यानी सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर जो है वो विशेष रूप से डिज़ाइन किया जाता है, किस पर ऑपरेट होने के लिए बनाया गया है। तो आपको दोबारा रिपीट कर दें, सिंगल फेजिंग दोष का मतलब ये होता है कि 3 फेज की सप्लाई में किसी भी कारणवश एक फेज गायब हो जाना, या तो एक फ्यूज उड़ गया हो या कोई लग टूट गया हो वायर का, यानी 3 फेज की सप्लाई में से एक फेज अगर सिस्टम को उपकरण को नहीं मिल रहा है तो वो कंडीशन उसके लिए सिंगल फेजिंग कहलाती है। और ऐसी कंडीशन आए तो वो उपकरण को जलने से बचा ले, दोष होने से बचा ले, ट्रिप करवा दे, इसके लिए हम एक सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर लगाते हैं। तो वो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर हमें वोल्टेज के आधार पर ही लगाया जाता है और वोल्टेज वो अनबैलेंस जब होगा तो उससे हमें सुरक्षा प्रदान कर देगा। यानी वोल्टेज में अगर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन आएगा, अनावश्यक उतार चढ़ाव अगर आता है तो ऐसे में वो अपन को ट्रिपिंग दे देगा। अनबैलेंस वोल्टेज होगा तो भी ट्रिपिंग दे देगा और उपकरण को जलने से बचा लेता है। अगला प्रश्न है कि किसी डीसी सीरीज मोटर में सामान्य परिचालन के दौरान यदि फील्ड वाइंडिंग अचानक परिपथ से खुले परिपथ की हो जाती है तो मोटर का क्या होगा। आपको बता दें दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर के बारे में प्रश्न पूछा गया है, यानी आपसे ये कह रहा है कि सीरीज मोटर है और नॉर्मल चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग ओपन होगी। तो हम सब जानते हैं कि डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। तो अगर श्रेणी क्रम सर्किट में एक भी उपकरण ओपन हो जाता है तो हम जानते हैं कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा। यानी अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो आर्मेचर को कोई सप्लाई नहीं मिलेगी और मोटर नहीं चलेगी, आर्मेचर उसी समय रुक जाएगा। यानी सीरीज फील्ड की अगर चलते समय फील्ड ओपन हो रही है तो मोटर नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए यही प्रश्न आपसे डीसी शंट मोटर के बारे में पूछ लिया जाता तो फिर शंट मोटर की गति बढ़ जाती है। दोस्तों दोबारा बता देता हूँ आपको, क्योंकि शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग
आर्मेचर के समांतर क्रम में होती है, यानी आर्मेचर का परिपथ अलग होता है, फील्ड का परिपथ अलग होता है। अब चलते चलते जब आपका फील्ड ओपन हो गया तो फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा और डीसी मोटर की गति जो होती है वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फ्लक्स का मान अचानक 0 होने से गति बहुत अधिक बढ़ जाएगी, यानी अगर चलते समय शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन होती है तो मोटर की गति तेज़ हो जाएगी, बहुत अधिक तेज़ गति से चलेगी, और सीरीज मोटर का फील्ड ओपन हो रहा है तो मोटर रुक जाती है। अगला प्रश्न है कि गीजर की भीतरे कंटेनर और बाहरी केसिंग के बीच ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है। आपको दोबारा रिपीट कर दे, गीजर की जो टंकी होती है वो 2 भाग में मिलकर बनती है। एक टैंक का भीतरी भाग होता है और दूसरा बाहरी सिस्टम होता है। जो आंतरिक टंकी होती है वो टिन आलेपित तांबे की होती है ताकि उस पर कोरोजन ना हो, जंग से बचाव रहे क्योंकि वो पानी में रहती है। और बाहरी जो केसिंग कह सकते हैं वो माइल्ड स्टील की होती है, और इन दोनों के बीच में हम ग्लास वूल भरते हैं, कांच की रुई भरते हैं। तो ये ग्लास वूल क्यों भरा जाता है, ये इसलिए भरा जाता है फ्रेंड्स कि जो पानी गर्म हो रहा है वो ठंडा नहीं हो जाए तुरंत ही, क्योंकि जब बाहर ठंड है तो बाहरी केसिंग या बॉडी जब ठंडी होगी तो पानी ठंडा हो सकता है। इसलिए हमने बीच में इसलिए इसे लगा दिया कि जो बाहर जो ठंड है वो पानी के संपर्क में नहीं आएगी, और पानी के जो आंतरिक टंकी की जो हीट है वो बाहर संपर्क में नहीं आएगी, यानी वो हमारे उस हीट को बचाने के लिए होती है। तो हीट लॉस जो होता है वो कम करवा देता है, यानी ग्लास वूल लगने से हीट का इतना लॉस नहीं होता, इसलिए अपन वो लगाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मोटर को सबसे कम मेंटेनेंस की ज़रूरत है, सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता किस मोटर की होगी। देखिए, इन मोटरों में अगर आपसे कंपैरिजन करवाया जाए तो डीसी शंट मोटर में कम्यूटेटर भी होते हैं, ब्रूश भी होते हैं और बेरिंग भी होते हैं। स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में स्लिपरिंग होती है, ब्रूश होते हैं और बेरिंग होते हैं। जबकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ओनली ऑन बेरिंग होते हैं, ना तो कोई कम्यूटेटर होता, ना स्लिपरिंग होती, ना कोई ब्रूश होते। इसलिए डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर और स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर, इन तीनों से तुलना करने पर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको इस मोटर में केवल बेरिंग के मेंटेनेंस करने की, अनुरक्षण करने की ज़रूरत है। इसमें किसी प्रकार के स्लिपरिंग, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रूश नहीं होते जो कि बाकी 3 मोटरों में पाए जाते हैं। इसलिए इस मोटर को सबसे कम मेंटेनेंस की आवश्यकता हुई, तो सी उत्तर होगा। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है जिसको सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि जब 250 वोल्ट सप्लाई पर हम 6 वोल्ट के लैंप को संयोजित कर दें तो क्या होगा। सीधी सी बात है, निर्धारित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज जब किसी उपकरण को मिलेगी तो वो जल जाएगा, यानी हमारा लैंप भी ऐसे ही होगा और वो लैंप फ्यूज हो जाएगा। यानी हम 6 वोल्ट के लैंप को 250 वोल्ट की सप्लाई पर अगर जोड़ेंगे तो लैंप तुरंत ही फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि निर्धारित मान से अधिक वोल्टेज उसको मिलेगी और उच्च धारा के कारण फिलामेंट फ्यूज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है। आपने शब्द सुना होगा कि गीजर में थर्मोस्टेट लगता है, इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस में भी थर्मोस्टेट लगाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही इसमें टेम्परेचर एक निर्धारित मान पर पहुंच जाता है तो हीटिंग एलिमेंट अपने आप बंद हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर निर्धारित मान से कम आता है तो हीटिंग एलिमेंट फिर से ऑन हो जाता है, यानी कि ये टेम्परेचर के अनुसार चलता है और ये सर्किट के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। थर्मोस्टेट लगाने का उद्देश्य क्या है, तो आपको नियंत्रित करना। लेकिन थर्मोस्टेट लगता कैसे, अगर ये प्रश्न हो आपके सामने तो ध्यान रखना है, थर्मोस्टेट हमेशा हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम में लगता है। हीटिंग एलिमेंट के सीरीज में थर्मोस्टेट लगता है, तापमान नियंत्रित करने के लिए लगता है। इलेक्ट्रिक आयरन और इनमें तो टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। गीजर जो होता है इसमें थर्मोस्टेट के तापमान की सेटिंग नियत होती है, और इसके तापमान की सेटिंग 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 88 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जैसे टेम्परेचर आएगा तो वो हीटिंग एलिमेंट को ऑन करवा देगा, और 88 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान जैसे ही जाएगा तो वो हीटिंग एलिमेंट को बंद करवा देगा। थर्मोस्टेट की जो संरचना होती है वो भी हमारे ओवरलोड रिले के जैसी होती है। इसमें 2 द्विधात्विक पत्ती होती है जो गर्म होकर मुड़ जाती है और ठंडी होकर रीसेट हो जाती है, या लग जाती है फिर से। अगला प्रश्न है कि कोई डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज पर लोड को 15 एम्पीयर धारा प्रदान करता है। यदि शंट फील्ड का प्रतिरोध 220 ओम हो तो आर्मेचर की धारा कितनी होगी। दोस्तों, आपको रिपीट करवा दें कि शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट। यानी आपके शंट फील्ड को भी वही जनरेटर वोल्टेज दे रहा था और बाहर को भी वही जनरेटर वोल्टेज दे रहा था। अब इस प्रश्न में हमें
आई एल यानी बाहर धारा का मान तो सीधा सीधा दे रखा है 15 एम्पियर, लेकिन शंट फील्ड धारा नहीं दी गई। तो शंट फील्ड धारा का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा V/RSH, यानी सप्लाई वोल्टेज का मान और शंट फील्ड का प्रतिरोध। तो ये दोनों वैल्यू अपन को स्पष्ट दे रखी है, क्योंकि जितनी टर्मिनल की वोल्टेज होगी वही शंट फील्ड को मिलेगी। तो 220 वोल्ट हो जाएगा शंट फील्ड की वोल्टेज, और शंट फील्ड का प्रतिरोध भी 220 ओम ही दे रखा है। तो शंट फील्ड की धारा कितनी आई? 1 एम्पियर। अब शंट फील्ड की धारा 1 एम्पियर हो गई, बाहर धारा स्पष्ट अपन को 15 एम्पियर दी गई थी, तो उत्तर हो जाएगा 16 एम्पियर, बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कॉन्टैक्टर के बीच जो प्रस्तावित प्रतिरोध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट से धारा लेकर बाहरी परिपथ में प्रवाहित करता है। तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच जो प्रतिरोध होता है वो ब्रश का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी ब्रश संपर्क प्रतिरोध होगा, और बी ऑप्शन हो गया इसका। अगला प्रश्न है कि एकल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का सामान्यतः प्रतिरोध कितना होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग का प्रतिरोध पूछा गया है, तो आपको रिपीट कर दे। सिंगल फेज मोटर में 2 वाइंडिंग होती है, एक को कहते हैं रनिंग वाइंडिंग और एक को कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। जो रनिंग वाइंडिंग है ये मोटे तार कम टर्न की और स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न की होती है। तो जो मोटा तार और कम टर्न है तो इस रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि मोटा तार है इसलिए रेजिस्टेंस कम हो गया, और कम टर्न है यानी लंबाई कम हो गई इसलिए रेजिस्टेंस कम। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में पतले तार के अधिक टर्न होते हैं, यानी तार की लंबाई भी अधिक होती है और तार पतला भी होता है, इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो मुख्य वाइंडिंग से जब हम तुलना करेंगे तो वो उच्च होगा। इसका बी उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि जॉगिंग ऑपरेशन को हम किसे कहते हैं? फ्रेंड्स आपको बता दें, जॉगिंग ऑपरेशन होता है कि किसी इंडक्शन मोटर को रुक रुक कर कमांड देना, यानी हम मोटर को जैसे किसी वाल्व के लिए लगा हुआ है मान लीजिए, और वो मोटर वाल्व को ओपन या क्लोज करवाती है, तो इस दौरान अगर हम उस वाल्व को रुक रुक कर ओपन या रुक रुक कर क्लोज करवाते हैं तो उसको हम जॉगिंग सर्किट कहते हैं, और इस सर्किट का दूसरा नाम इंचिंग सर्किट होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, इंचिंग आएगा ना कि स्टार्टिंग आएगा, यानी जॉगिंग सर्किट या हम इसको इंचिंग के नाम से भी जानते हैं। और जॉगिंग या इंचिंग वो होता है जहां हम मोटर को रुक रुक कर कमांड देते हैं, कंटिन्यू कमांड नहीं देते हैं, यानी अगर मोटर आपका किसी वाल्व को ओपन करवा रहा है तो वो भी रुक रुक कर करवाएगा, और क्लोज करवा रहे तो भी रुक रुक कर। अगला प्रश्न है कि 3 फेज 4 तार सप्लाई प्रणाली में जब 3 फेज पर भार संतुलित और न्यूट्रल में से धारा कितनी चलेगी? बैलेंस लोड है, और बैलेंस लोड में आपसे न्यूट्रल धारा का मान पूछा गया है, तो शून्य भार पर न्यूट्रल में सदैव बैलेंस लोड में न्यूट्रल पर भार धारा का मान सदैव शून्य होता है, यानी जब भार संतुलित हो तो न्यूट्रल में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो भार संतुलित कब होता है? आपको परिभाषा बता दें, संतुलित भार का मतलब होता है जब तीनों फेज पर शक्ति खपत का मान बराबर हो, यानी तीनों फेज की करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर फैक्टर, इम्पीडेंस ये सब बराबर हो तो उनकी शक्ति खपत भी बराबर होती है, तो उस भार को हम संतुलित भार कहते हैं। और अगर इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, पावर फैक्टर, करंट अलग अलग हो तो वह भार असंतुलित भार कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पैनल प्रकार के डिजिटल एसी वोल्टमीटर के लिए उसके लिए जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई है वो उसको कहाँ से दी जाती है? यानी कोई पैनल है उसमें डिजिटल वोल्टमीटर लगा हुआ है, तो डिजिटल वोल्टमीटर को सप्लाई हम जो हमारे पास मेन एसी सप्लाई होती है उसी में से देते हैं, यानी वही सप्लाई होती है और उसी में से निकाल कर हम एक एक्स्ट्रा पावर सप्लाई दे देते हैं। और अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में निम्न ब्रश का घर्षण गुणांक कितना होता है? ब्रशों का घर्षण गुणांक 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है निम्न घर्षण गुणांक और एक होता है उच्च घर्षण गुणांक। तो जो निम्न घर्षण गुणांक है वो 0.22 होता है, 0.35 नहीं होगा। ये इनका ऑप्शन गलत किया गया है, इसमें जो इन्होंने ए ऑप्शन किया है ये बिल्कुल गलत है, नहीं होगा। इसका उत्तर आएगा डी 0.22। और अगर आपसे उच्च ब्रश घर्षण गुणांक पूछ लिया जाता तो वो उत्तर हो जाता 3 यानी 0.4 होता है। अगला प्रश्न है कि किसी सर्किट में जिंदर डायोड को कैसे जोड़ा जाता है? फ्रेंड्स आपको बता दें कि जिंदर डायोड हमेशा वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग में लिया जाता है, यानी जिंदर डायोड का काम है स्थिर वोल्टेज आउटपुट में देना और धारा के मान में चाहे वो परिवर्तन हो, यानी स्थिर वोल्टेज और परिवर्तित धारा आउटपुट में देता है, या फिर हम क्यों कहें कि आउटपुट में एक नियत वोल्टेज देता है, यानी वोल्टेज को रेगुलेटर के रूप में रेगुलेट करता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम जिंदर डायोड का उपयोग करते हैं, इसलिए वोल्टेज रेगुलेटर के उपयोग करते समय जिंदर डायोड सदैव रिवर्स बायस में लगता है। यानी जिंदर डायोड का अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो हम रिवर्स बायस करेंगे। हालांकि जिंदर डायोड को फॉरवर्ड बायस में भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में वो वोल्टेज रेगुलेट नहीं करेगा, यानी वोल्टेज को कंट्रोल नहीं करेगा। जब उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देंगे तो वो एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा, और जिंदर डायोड की फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होती है वो 0.6 वोल्ट होती है।
अगला प्रश्न है कि किसी लैंप होल्डर को ज़मीन से कम कितनी ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। प्रकाशीय उपकरणों की दूरी है तो सभी प्रकाशीय उपकरण ज़मीन से 2.25 मीटर ऊंचाई पर होने चाहिए, यानी लगभग 2.25 मीटर होनी चाहिए। इस ऑप्शन के हिसाब से हम उत्तर कर देंगे 2 मीटर भी है। वैसे तो 2.25 मीटर होती है, पर 2 मीटर भी इन्होंने कर रखा है तो ये सही होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 2.25 है नहीं। अगला प्रश्न है कि यदि डायरेक्ट कनेक्टेड डेल्टा मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क 100% हो तो स्टार कनेक्टेड मोटर का 3 फेज प्रेरण मोटर का शुरुआती टॉर्क कितने प्रतिशत होगा। यानी आपसे स्टार और डेल्टा में मोटर के टॉर्क का अंतर पूछा गया। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि डेल्टा की तुलना में जो मोटर स्टार में ऑपरेट होती है उसका टॉर्क 1/3 हो जाता है। यानी जितने प्रतिशत आपका डेल्टा में था स्टार में उसका 1/3 हो जाता है। तो 100% था और डेल्टा में वो 33.3% है, स्टार में 33.3% हो जाएगा, जो कि आपका डेल्टा में 100% था। अगला प्रश्न है एट विच लोड द ग्रेटेस्ट ड्रॉप इन द आउटपुट वोल्टेज रिजल्ट फ्रॉम टेकिंग फुल लोड पावर फ्रॉम एन अल्टरनेटर विल हैपन। यानी प्रश्न अपन से पूछा गया है कि बहुत ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज में जो ड्रॉप हो रहा है ये कारण क्या है। यानी एक जो अल्टरनेटर है उसमें से हम जो फुल लोड पर ले रहा था उसमें अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है तो कारण क्या है। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होने का कारण ये है कि इंडक्टिव लोड अधिक है। यानी उस अल्टरनेटर पर जो इंडक्टिव लोड है वो बहुत अधिक है और उसका पावर फैक्टर जो है वो लेगिंग है। यानी वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि भार बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टता तब घटती है जब अल्टरनेटर पर पावर फैक्टर इंडक्टिव प्रकार का हो या लेगिंग पावर फैक्टर हो। और अगर इकाई पावर फैक्टर हो तो लगभग वोल्टेज स्थिर रहती है, और लीडिंग पावर फैक्टर हो तो वोल्टेज बढ़ती है भार बढ़ने पर। एक अल्टरनेटर में जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो पावर फैक्टर के साथ साथ 3 प्रकार से परिवर्तित होगी। अगर पावर फैक्टर लेगिंग है तो भार बढ़ने पर वोल्टेज बहुत अधिक घटेगी, जो कि इसी में दे रखा है। आपको यही प्रश्न पूछा गया था कि बहुत अधिक ड्रॉप क्यों हो रही है एक अल्टरनेटर में, तो लेगिंग पावर फैक्टर है और इंडक्टिव भार है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर होती है। पॉलीफेज का मतलब सप्लाई में होता है कि जहां 2 या 2 से अधिक फेज की सप्लाई हो तो उसे हम पॉलीफेज कहते हैं। और पॉलीफेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाता है स्टेटर, इसलिए मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो ये ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि उच्च दाब और पारा वाष्प लैंप कितनी आउटपुट देता है। हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप के बारे में पूछा गया आपसे, तो आपको बता दें हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप जो होते हैं वो होते हैं मर्करी आर्गन, मर्करी टंगस्टन, इस प्रकार के लैंप होते हैं। एक होती है हमारी ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट आपको बता दें LPMV होती है, यानी लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है। जबकि इसमें आपको हाई प्रेशर के बारे में पूछा गया है, तो हाई प्रेशर के जो मर्करी वेपर लैंप होते हैं उनकी दक्षता 50 से 55 ल्यूमन प्रति वाट होती है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप के बारे में यानी फ्लोरेसेंट लैंप या ट्यूबलाइट के बारे में पूछा जाता तो उसका उत्तर होता 70 ल्यूमन प्रति वाट। अब अगर आपको ऑप्शन 70 ल्यूमन ना दे रखा हो तो कई जगह आपको 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट का ऑप्शन भी हो सकता है। यानी लो प्रेशर और हाई प्रेशर में से लो प्रेशर का जो दक्षता है वो अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि 230 वोल्ट रेटिंग की 9 वोल्ट कॉइल किस तरह स्टार्टर से जुड़ी होगी। यानी एक NVC है सर्किट में, 9 वोल्ट कुंडली है किसी स्टार्टर की जो 230 वोल्ट रेटिंग की है, यानी वो 230 वोल्ट ही सहन कर सकती है। तो उसको हम कहाँ जोड़ेंगे, तो हम जानते हैं फेज और न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज का मान कितना होता है 230 या 240 के आसपास होती है। तो इसका सी उत्तर हो जाएगा कि एक फेज और एक न्यूट्रल पर हम इसको कनेक्ट करेंगे ताकि इसकी वोल्टेज रेटिंग के बराबर इसको वोल्टेज मिल जाए। अगला प्रश्न है कि शेडेड पोल मोटर की दक्षता की रेंज कितनी होती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें सिंगल फेज मोटरों में ये शेडेड पोल मोटर एकमात्र इस प्रकार की मोटर है जिसकी दक्षता सबसे कम होती है, स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम होता है, मोटर नियत गति की है और स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही कम होता है। हम इस मोटर को बाहर पर स्टार्ट कर ही नहीं सकते, हल्के बार के साथ स्टार्ट हो सकती है। तो मोटर की दक्षता सबसे कम होती है और मोटर की दक्षता 5 से 30% तक ही होती है, इससे अधिक कभी हो ही नहीं सकती। और मोटर नियत गति की भी है, इसकी स्पीड जो है डायरेक्शन जो है वो भी फिक्स रहती है, स्पीड भी नियत है। मोटर की स्पीड नहीं बदली जा सकती, मोटर की घूमने की दिशा नहीं बदल सकते। इसके घूमने की जो दिशा होती है वो सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर ही होती है, इसलिए हम इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी नहीं बदल सकते, स्पीड भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में यदि 2 रोटर बार ओपन सर्किट बन जाते हैं
तो रोटर पर क्या होगा, स्क्विरल केज रोटर में क्या होता है फ्रेंड्स, जो रोटर होता है उसमें शॉर्ट सर्किटेड चालक छड़ें होती है। अब ये कह रहा है कि दो छड़ अगर ओपन हो जाती है तो दो छड़ से क्या होगा कि टॉर्क प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो छड़ होती है वो बाहरी साइड पर एंड रिंग पर वो शॉर्ट होती है। इसलिए अगर वो दो छड़ काम नहीं भी कर रही तो अभी बाकी छड़ आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो होती नहीं है, इसलिए बाकी छड़ काम तो करेगी, लेकिन रोटर जो है वो प्रॉपर टॉर्क नहीं बना पाएगा, यानी रोटर में शोर भी होगा और वो धीमी गति के साथ चलेगा। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा कि रोटर शोर के साथ बहुत धीमी गति से चलेगा। दो छड़ ओपन हुई है इसलिए धीमे चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा छड़ ओपन हो जाती तो नहीं चलता। और अगला प्रश्न है कि किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है। आपसे वैद्युतिक मोटर में पूछा जा रहा है। तो वायु अंतराल कम रखने का कारण ये होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमें मजबूत मिले, दूसरा उसके द्वारा बनाए गए चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसका वितरण बिल्कुल प्रॉपर और सही तरीके से हो, और जो वायु अंतराल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वायु अंतराल होता है उसका फ्लक्स प्रवाह में जो प्रतिष्ठम्भ होता है, बाधा होती है, वो बहुत अधिक होती है। तो प्रतिष्ठम्भ कम करना भी आप कह सकते हो, ताकि फ्लक्स एक समान वितरित हो और चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो। यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। इसका आप दूसरा ऑप्शन ये भी दे सकते हो कि प्रतिष्ठम्भ कम करना, वायु अंतराल का रिलक्टेंस जो है, जो फ्लक्स प्रवाह में बाधा जो होती है वो कम करना भी अपन इसका उत्तर दे सकते थे। और अगला प्रश्न है कि शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ कैसे जोड़ा जाता है। शंट फील्ड है आर्मेचर के हमेशा समांतर क्रम में होती है, इसीलिए तो इसको शंट फील्ड कहते हैं। और ये पतले तार अधिक टर्न की होती है, और डीसी मशीन में इसके टर्मिनल जो होते हैं वो E1 और E2 होते हैं। और अगला प्रश्न है कि बेटन पर टीआरएस केबल के लिए उपयुक्त होगा। यानी बेटन जो वायरिंग होती है, बेटन होती है लकड़ी की चपटी फट्टी, यानी बस बार के जैसे आयताकार पट्टियाँ होती है, और इस पर टीआरएस केबल जो होते हैं, टीआरएस का होता है टफ रबर शीथड, यानी ये केबल इस प्रकार के होते हैं जिन पर कठोर रबर का आवरण होता है। इसलिए इस प्रकार की जो केबल होगी वो लो वोल्टेज के लिए काम में लेंगे, यानी सिंगल फेज सप्लाई पर, और यूँ कहें कि 250 वोल्ट तक ही हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि माप यंत्र ट्रांसफार्मर का बर्डन कैसे व्यक्त किया जाता है। आपको बता दें, मापी यंत्र ट्रांसफार्मर का मतलब है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहा है। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीटी, एक होता है पीटी। सीटी उच्च धारा मापने के काम आता है, और पीटी एसी पर उच्च वोल्टेज मापने के काम आता है। बर्डन का मतलब होता है भार, बोझ या उसकी रेटिंग। तो ट्रांसफार्मर कोई भी हो, उन सब की जो रेटिंग होती है वो हमेशा आभासी शक्ति में होता है, क्योंकि हम उनको वोल्ट एम्पियर में रेटिंग देते हैं, यानी या तो वीए में रेटिंग देंगे, या फिर हम उनको केवीए में रेटिंग देते हैं, या फिर हमको उनको एमवीए में रेटिंग देते हैं, यानी वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। और हम जानते हैं कि ये जो वीए और केवीए है ये आभासी शक्ति की इकाई होती है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग कोई जरूरी नहीं है मापी यंत्र ट्रांसफार्मर ही हो, यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हो या साधारण ट्रांसफार्मर हो, उसकी रेटिंग हमेशा आभासी शक्ति में ही होती है। और दूसरे ऑप्शन आपको वीए, केवीए या एमवीए के भी मिल सकते थे। अगला प्रश्न है कि इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो अपन को दिया है वो है कि मोटर केवल एक ही दिशा में चल सकती है। हो गया गलत, क्योंकि हम इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा बदल सकते हैं। अब किस इंडक्शन मोटर के बारे में कह रहे हैं ये स्पष्ट नहीं कहा, इसलिए अपन इस कथन को ही गलत मानेंगे। क्योंकि मोटर की हमें अगर 3 फेज की है तो 3 फेज सप्लाई में से कोई भी 2 फेज परिवर्तित करके मोटर के घूमने की दिशा हमें बदल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि रोटर का लेमिनेशन आपस में सही तरीके से इंसुलेट होता है, तो ये बिल्कुल सही है, होता है इंसुलेटेड। और नेक्स्ट है कि स्टार्टर वाइंडिंग रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र, ये स्टार्टर नहीं है स्टेटर है, स्टेटर की वाइंडिंग घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, तभी तो मोटर सेल्फ स्टार्ट हुई थी। और नेक्स्ट है कि रोटर केज टाइप में कॉपर या एल्यूमिनियम का होता है। केज का मतलब होता है पिंजरा टाइप, तो उसमें एल्यूमिनियम या कॉपर की शॉर्ट सर्किटेड छड़ें ही होती है, यानी छड़ डाल देते हैं उनमें, या तो एल्यूमिनियम की या कॉपर की, चालक उसी को कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट से जुड़ा बेलास्ट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। आपको दोबारा बता दें, फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट को अपन अपनी भाषा में कहते हैं कि ट्यूबलाइट। अपन से प्रश्न पूछा गया है कि एक ट्यूबलाइट में जो बेलास्ट होता है उसका काम क्या है, तो इस बेलास्ट को अपन अपनी भाषा में कहते हैं चौक। यानी ट्यूबलाइट में जो चौक है, आपसे ये पूछ गई है कि क्यों लगाई जाती है। तो चौक का काम होता है मोटर के लिए, ट्यूबलाइट के लिए स्टार्टिंग धारा नियंत्रित करना। लेकिन धारा कंट्रोल करने से पहले भी वो है कि अब ट्यूबलाइट को स्टार्टिंग में बहुत अधिक वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो वो मोटर के लिए
उस चोक में जो सर्किट को मेक और ब्रेक होता है उस दौरान वो हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है और बाद में वो एक्टिव वोल्टेज के लिए या उसकी कार्यकारी वोल्टेज तक ले आती है। तो बी ऑप्शन होगा कि शुरुआत में उच्च वोल्टेज और बाद में सर्किट में कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाना, यानी इसका स्टार्टिंग वोल्टेज जो होती है वो मोटर को ट्यूबलाइट को फिलामेंट को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या शाफ्ट को उसकी जगह पर रखता है, यानी ऐसा कौन है जो शाफ्ट को उसकी जगह पर बनाए रखता है। शाफ्ट जो होते हैं हमारे मोटर में, रोटर में मान लीजिए, तो वो बेरिंग के थ्रू घूमते हैं, यानी हम उसमें बेरिंग लगा देते हैं और बेरिंग को सपोर्ट लेकर शाफ्ट जो होता है वो रोटेट करता रहता है। और अपन जानते हैं कि बेरिंग जो होते हैं वो एंड प्लेट में होते हैं, यानी फाइनल प्लेट जो होती है वहाँ पर होता है, एंड प्लेट जो होते हैं उसमें बेरिंग होते हैं और शाफ्ट इसी में लगती है। पोल शूज जो होते हैं इनका काम होता है फील्ड कॉयल को सपोर्ट करना। ग्रीस कप जो होता है इनका काम है ग्रीस को बनाए रखना और रोकर आर्म में हमें ब्रूसों की पोजीशन सेट करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी ऑपरेटिंग फ्लोरेसेंट लैंप की चोक कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा। यानी फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट थी एक अपनी और उसमें चोक जो है वो शॉर्ट होगी, तो चोक शॉर्ट होगी तो फ्लोरेसेंट लैंप भी हमारा फ्यूज हो जाएगा, यानी लैंप तत्काल बुझ जाएगा। आप जैसे ही ट्यूब निरोड नहीं लगाओगे फिर से स्विच ऑन करोगे तो वो फिर से बुझ जाएगा, यानी फिर शॉर्ट सर्किट जब तक आपकी चोक रहेगी तो लैंप बार बार फ्यूज हो जाएगा क्योंकि अधिक धारा प्रवाहित होगी। अगला प्रश्न है कि एक तरंग प्रारूप का आवर्ती समय 2 मिलीसेकंड है, इसकी आवृत्ति की गणना कीजिए। तरंग प्रारूप का मतलब है साइन वेव। साइन वेव में आवर्ती समय यानी आवर्तकाल पीरियोडिक टाइम जो है वो 2 मिलीसेकंड और फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी और समय अंतराल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी हो तो सूत्र लगाया जाता है कि 1/टाइम। हमें इस प्रश्न में टाइम जो दिया गया है वो 2 मिलीसेकंड है, इसलिए 1/2 और मिली के जो हज़ार हटाएंगे वो ऊपर जाकर प्लस के हो जाते हैं। फिर जब अपन इसमें भाग देंगे तो उत्तर आएगा 500 हर्टज, यानी कि इसका बी उत्तर हो जाएगा 500 हर्टज। दोबारा सुन लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/टाइम। जो टाइम है वो आपको मिली सेकंड में दिया गया है, इसलिए मिली हटाएंगे तो 10⁻³ होगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाता है भाग देने के दौरान और गुणा में जाने के बाद ऊपर प्लस में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी डीसी सीरीज मोटर की आर्मेचर धारा 50% कम कर दी जाती है तो मोटर का टॉर्क कितना होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क जो होता है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी अगर अपन धारा को 2 गुना करते हैं तो टॉर्क 4 गुना हो जाएगा और धारा को आधा करते हैं तो टॉर्क जो है वो चौथाई रह जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि आर्मेचर धारा 50% कम कर रहे हैं तो जो टॉर्क जो भी होगा वो अपने पूर्व मान का 25% ही रह जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा, यानी एक तरह से 75% कम हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दैनिक उपयोगों के उपकरणों में से किसे भू संपर्कन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इसमें से ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें हमें अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होती। भू संपर्कन का मतलब है अर्थिंग की आवश्यकता। सबसे पहला ऑप्शन दिया है प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर होता है और रेफ्रिजरेटर में अपन काम में लेते हैं। दूसरा है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर की बॉडी। वाटर हीटर है तो जैसे गीजर वगैरह हो गया, इनको भी करते हैं और गीजर अलग से ऑप्शन दिया है तो इसको भी करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर। प्लास्टिक को कभी अर्थिंग की जरूरत नहीं होती। आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अर्थिंग की आवश्यकता तभी होती है जब किसी मशीन की बॉडी धातु से बनी हो, वो किसी भी प्रकार का धातु हो, चालक धातु, जैसे वो लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, इस तरह से अगर बनी हुई है तो उसी को अर्थ करने की ज़रूरत है। प्लास्टिक, लकड़ी, पीवीसी यानी अचालक से बनी हुई है तो उसको अर्थिंग की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी परिपथ में 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध है और पूरे परिपथ को 50 वोल्ट विभवांतर दिया गया है तो 30 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज की कितनी गिरावट होगी। फ्रेंड्स, इस प्रश्न में आपको ये नहीं बताया गया कि ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में, यानी कि यदि किसी परिपथ में 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध है और पूरे सर्किट पर, तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो सीरीज सर्किट मानते हुए दिया है। आपको फिर बता दें, इन्होंने जो उत्तर दिया है वो सीरीज सर्किट मानते हुए दिया है, इसलिए आपको सीरीज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने के लिए सूत्र बता देता हूँ। एक तो तरीका ये होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो प्रतिरोध मान पर ही निर्भर करती है, इसलिए प्रतिरोध का जो अनुपात होगा वही वोल्टेज का अनुपात होगा। अगर प्रतिरोध को हम देखें तो एक 20 ओम का है, एक 30 ओम का है, यानी रेजिस्टेंस 2:3 में है, तो ये हमारा जो 50 वोल्ट है वो 2:3 में ही डिवाइड होगा। अगर हम अनुपातों का योग करें तो वो आया 5। तो अगर अपन बात करें 30 ओम वाले की
तो 30 ओम का जो हिस्सा है वो 3 है, यानी 3/5 इंटू 50 वोल्ट में से ये बांटेंगे तो उत्तर आएगा 30 वोल्ट। ये 20 वोल्ट ड्रॉप करा जाएगा, ये 30 वोल्ट ड्रॉप करा जाएगा, दोनों का उत्तर हो गया 50 वोल्ट। अगला प्रश्न है कि इंडिकेटर लैंप के पास क्या होगा, यानी इंडिकेटर जो लैंप होता है वो किन किन के बीच जुड़ा होगा। तो इंडिकेटर लैंप है जो न्यूट्रल के बीच ही जुड़ेगा, श्योर है, क्योंकि वो इंडिकेशन देगा कैसे नहीं तो। और अगला प्रश्न है कि इंटरपोल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। इंटरपोल क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपको बता दें। इंटरपोल जनरेटर में जो बड़े मेन पोल होते हैं उनके बीच छोटे छोटे पोल लगाए जाते हैं जो संख्या में मेन पोल के बराबर होते हैं, और ये जनरेटर में स्पार्किंग कम करने के लिए लगाए जाते हैं। यानी कम्यूटेटर पे जो स्पार्किंग हो रही थी उसको जितना हो सके कम किया जाए, इसके लिए हम इंटरपोल लगाते थे। इंटरपोल संख्या में मेन पोल के बराबर होते हैं, लेकिन इनकी वाइंडिंग जो होती है वो मुख्य पोल की अपेक्षा बहुत कम होती है, और ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, और इनकी ध्रुवता जनरेटर में घुमाव दिशा में आगे आने वाले पोल के समान होती है। अगला प्रश्न है कि सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। रेगुलेटर जो लगता है सर्किट में वो वैसे तो गति कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, पर आपको बता दें कि किसी भी मोटर की गति जो है वो आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होती है। यानी मोटर की गति कम करनी है तो उसको मिलने वाली वोल्टेज घटा दो, इसलिए हम रेगुलेटर में क्या करते हैं, फैन की दी जाने वाली वोल्टेज को वो घटा देता है और गति कम कर देता है। अगला प्रश्न है कि एक 100 एम्पीयर घंटा क्षमता की बैटरी जो है वो 8 एम्पीयर की धारा कितने समय तक देगी। फ्रेंड्स आपको बता दें बैटरी की क्षमता एम्पीयर घंटे में होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये इतने एम्पीयर की धारा इतने घंटे तक देगी। तो आपको एम्पीयर घंटा क्षमता देकर धारा दे दी और समय पूछा गया था, तो टाइम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, बैटरी की जो क्षमता है उसमें ली गई धारा का भाग दे देना है। उत्तर आ जाएगा 12.5 घंटे। ये इन्होंने उत्तर सही तरीके से दिया नहीं, क्योंकि 100 है बैटरी की AH क्षमता और इसमें हम 8 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 12.5 घंटे। तो ये ए ऑप्शन इन्होंने कर दिया, हालांकि पूरा होगा उत्तर 12.5। अगला प्रश्न है कि स्विच को एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी स्विच किस प्रकार की सामग्री में आता है। तो स्विच जो है वो परिपथ को नियंत्रित करने के काम आता है और सर्किट को मेक और ब्रेक करने के काम आता है। यानी सर्किट को कंट्रोल करने के लिए अपन लेते हैं और वो कंट्रोलिंग डिवाइस में आता है। अगला प्रश्न है KWH मीटर को के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। KWH मीटर को किलोवाट घंटा मीटर, यानी हम एनर्जी मीटर कहते हैं इसको। ये घरेलू विद्युत खर्च का उपभोग जो होता है वो यूनिट में किलोवाट घंटा में मापने के लिए काम में लेते हैं, और ये इंटीग्रेटिंग प्रकार का उपकरण है। ए ऑप्शन हो जाएगा। बी है आपका डेफ्लेक्टिंग उपकरण, यानी सूचक जो यंत्र है ये होते हैं एमीटर, वोल्टमीटर और वाट मीटर तरह के। और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये रिकॉर्ड करने वाले, और डिजिटल जो होते हैं वो सीधे अंकों में मान दर्शाते हैं वो। तो ये इंटीग्रेटिंग प्रकार का है, यानी समाकलन प्रकार का यंत्र है ऊर्जा मीटर। अगला प्रश्न है कि जब फ्लक्स बढ़ाया जाता है तो DC शंट मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। DC मोटर की गति फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो मोटर की गति घटेगी। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है डबल अर्थ इज असेंशियल फॉर ऑल, यानी इनमें से कौन सी ऐसी मशीन है, या जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से उनके लिए डबल अर्थिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दें असेंशियल का मतलब होता है अनिवार्य या अति आवश्यक होता है। तो डबल अर्थिंग जो होती है वो मोटर की होती है कि मोटर को डबल अर्थ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक अर्थ फेल भी हो जाए तो दूसरा काम करता रहे। और अगला प्रश्न है कि गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति को DC सीरीज फैन मोटर में उपयोग किया जाएगा, यानी इसमें से ऐसी कौन सी विधि है जो सीरीज मोटर की फैन में उपयोग की जाती हो। यानी दी गई विधि सभी सीरीज मोटर की है, लेकिन इसमें से कौन सी ऐसी है कि जब हम किसी पंखे में लगी मोटर की गति को कंट्रोल करें तो पंखे की मोटर, फैन मोटर जो होती है इसमें ज़्यादा स्पीड की हमें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम श्रेणी समांतर विधि का उपयोग करते हैं। यानी फील्ड वाइंडिंग के 2 भाग कर लेते हैं, एक बार उनको श्रेणी क्रम में और एक बार उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि डायोड के संदर्भ में PIV का पूरा नाम क्या होता है। तो PIV का पूरा नाम होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज, यानी वह अधिकतम वोल्टेज जिस पर एक डायोड रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हो जाता है वो उसकी PIV रेटिंग कहलाता है। यानी डायोड वो वोल्टेज जो रिवर्स में सहन कर सकता हो, रिवर्स बायस में जब कनेक्टेड हो तो उस पर जितनी वोल्टेज बढ़ती जा रही है उसकी पीक वैल्यू जो होती है वो PIV कहलाती है, पीक इन्वर्स वोल्टेज बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि 5 HP 230 वोल्ट DC शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध
2 ओम है, स्टार्टर के बिना धारा का मान कितना होगा। यानी अगर स्टार्टर नहीं लगाएं तो सीधा सा प्रश्न है कि बाहरी प्रतिरोधक है नहीं, तो डीसी मशीन में धारा ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है I बराबर V/R। वोल्टेज का मान 230 वोल्ट है और प्रतिरोध का मान 0.2 ओम है, तो उत्तर हो जाएगा 2300/2 यानी 1150 एम्पियर। ये अति उच्च धारा होती है, इसीलिए हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। क्योंकि डीसी मोटर में एक तो आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और दूसरा स्टार्टिंग के समय जो बैक ईएमएफ होता है EB, उसका मान भी शून्य होता है, इसलिए धारा स्टार्टिंग में बहुत अधिक चलेगी। तो हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। स्टार्टर क्या होता है कि आर्मेचर के सीरीज में एक अतिरिक्त रेजिस्टेंस होता है, ये जो 0.2 होता है इसकी जगह वही रेजिस्टेंस आपका लगभग 200 ओम हो जाएगा, तो धारा कंट्रोल हो जाती है या कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि के अनुपातिक होती है, यानी किसके रेशियो में जो हो वो कॉपर लॉस कैलकुलेट किया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि कॉपर लॉस ज्ञात करने का सूत्र होता है I² × R, यानी भार धारा का वर्ग इंटू प्रतिरोध, यानी वाइंडिंग के प्रतिरोध और भार धारा के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए ये धारा के वर्ग के अनुपातिक होती है, D उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की उतनी ही रेटिंग वाले स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना किस तरह से की जा सकती है। यानी इनमें से कौन से ऑप्शन है जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बात करें, मान लीजिए 5 HP की केज मोटर है, 5 HP की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि ये महंगी होती है, यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है वो महंगी होगी और केज मोटर सस्ती होगी। नेक्स्ट ऑप्शन था कि स्टार्टिंग गुण अच्छे नहीं होते, नहीं, स्टार्टिंग में बहुत बेटर होती है, केज मोटर की अपेक्षा स्लिप रिंग बेटर होती है। निर्माण सरल नहीं, संरचना जटिल होती है क्योंकि रियोस्टेट के कनेक्शन भी करने हैं और रख रखाव की लागत कम है, तो इसकी लागत अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि 10 एम्पियर की भारित धारा वाले किसी स्थापना में लीकेज करंट का मान शरण धारा का मान से अधिक नहीं हो सकता। आपको बता दें कि सर्किट में लीकेज करंट का मान जो होता है वो परिपथ के कुल धारा के 1/5 हज़ारवें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी धारा का 1/5 हज़ारवां भाग हो सकता है जो निर्धारित धारा है। इस प्रश्न में हमें निर्धारित धारा 10 एम्पियर दी गई थी, यानी 10 एम्पियर का 5 हज़ारवां भाग से धारा अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये जब उत्तर अपन हल करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 2 मिली एम्पियर, क्योंकि जब अपन 1/500 को हल करेंगे तो उत्तर आएगा 0.02 एम्पियर, और इसको जब मिली में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 2 मिली एम्पियर, क्योंकि परिपथ में लीकेज धारा का मान 5000वें भाग से अधिक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कि शंट फील्ड कॉइल में निम्न धारा वहन होती है लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, इसका कारण क्या है। प्रश्न पूछा गया है कि जो शंट फील्ड है उसमें धारा कम चल रही है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तीव्र तैयार होता है, यानी ज़्यादा बनता है, तो इसका कारण क्या है। प्रश्न पूछा गया है कि कम धारा पर भी चुंबकीय क्षेत्र तीव्र क्यों बन रहा है। तो शंट फील्ड जो कॉइल होती है उसकी संरचना होती है कि ये पतले तार और अधिक टर्न की होती है, यानी कि टर्न की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए जब धारा का मान कम भी कर दिया तो क्या है कि टर्न संख्या ज़्यादा होने के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र अधिक बन जाता है। तो उत्तर ये हो जाएगा कि फेरों की बड़ी संख्या, यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फेरों की अधिक संख्या, जो टर्न होते हैं वो बहुत होते हैं। अगला प्रश्न है हाउ शुड द आउटलेट अबोव 15 एम्पियर रेटिंग बी कनेक्टेड। यानी आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि 15 एम्पियर से अधिक रेटिंग के जो आपके आउटलेट्स होते हैं, यानी इस प्रकार के भार जिनकी लोड करंट 15 एम्पियर से ज़्यादा रहती हो, उनको कैसे जोड़ा जाना चाहिए। तो ये इस तरह के सर्किट है कि 15 एम्पियर से ऊपर जो भी लोड हो तो वो इस तरह से हो कि उन सर्किट को जब हम ऑन और ऑफ़ करें तो उसका फेज और न्यूट्रल दोनों एक साथ डिस्कनेक्ट हो जाए। यानी इस तरह के बड़े लोड वाले सर्किट में आप अकेले स्विच से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम एक ट्यूबलाइट या छत पंखे को कंट्रोल कर लेते हैं, उसमें न्यूट्रल डायरेक्ट देकर स्विच के माध्यम से जहाँ वन वे स्विच लगाकर अपन उसको कंट्रोल करवा लेते हैं फेज तार को। तो अगर लोड का मान 15 एम्पियर या इससे अधिक हो तो वो आपका डबल पोल स्विच के थ्रू कंट्रोल होना चाहिए, यानी उसमें डीपी होनी चाहिए, डबल पोल हो जहाँ फेज और न्यूट्रल दोनों एक साथ मेक और ब्रेक करते हो, एक साथ लगते हो, एक साथ हटते हो। अगला प्रश्न है कि यदि वोल्टता समान रखते हुए फ्रीक्वेंसी को 50 से 100 हर्ट्ज तक बढ़ाया जाता है तो आपूर्ति से जुड़ी किसी कॉइल का प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि कॉइल का प्रेरणिक प्रतिघात हम XL को कहते हैं, यानी आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पूछा गया है और हम सब जानते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात करने का सूत्र होता है XL बराबर 2πfL, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस किसी कुंडली का
फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। अब जब हमने फ्रीक्वेंसी को 50 से 100 हर्ट्ज यानी दोगुना कर दिया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस भी दोगुना हो गया। लेकिन यही प्रश्न आपसे ये पूछा जाता कि आपूर्ति से जुड़ी कॉइल की धारा कितनी होगी, तो फिर उसका उत्तर अपन कर देते हैं कि आधा हो जाता है। और अगर यही प्रश्न आपसे कैपेसिटर के बारे में पूछ लिया जाता तो उसका उत्तर भी आ जाता कि आधा हो जाएगा, क्योंकि जो XC होता है वो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी 4 तरह के प्रश्न है। कॉइल का रिएक्टेंस पूछेगा तो वो दोगुना, कैपेसिटर का रिएक्टेंस पूछा तो वो आधा, कॉइल की धारा पूछी तो वो दोगुनी, कैपेसिटर का अगर आपने पूछा कॉइल की धारा पूछी तो वो आधी और कैपेसिटर का पूछा तो वो आपकी दोगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है कि 2 पिन सॉकेट और पिन का उपयोग तब किया जा सकता है जब एसेसरीज, वैसे हमें बताया जाता है कि सॉकेट और प्लग टॉप जो भी हो हमेशा 3 पिन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक फेज न्यूट्रल के अलावा तीसरा जो पिन होता है वो अर्थिंग के काम में आता है। यानी अब हम अगर 2 पिन का उपयोग करें जहाँ फेज और न्यूट्रल ही हो तो हम तब कर सकते हैं जब हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो लीकेज से कंट्रोल हो, यानी अर्थिंग की उनमें एक अलग से कोई सुविधा हो इस तरह से कि लीकेज हो तो हमें बचाव मिल जाए, तब हम 2 पिन का उपयोग कर सकते हैं। तो जब लीकेज के लिए अगर अपन बात करें तो ऐसे सर्किट में तो उत्तर इसका होगा कि जब आपका वो अर्थिंग इलेक्ट्रोड से कहीं ना कहीं सर्किट जुड़ा हुआ हो, यानी भू संपर्कन आपका स्थायी रूप से उसमें व्यवस्था हो, ये नहीं होगा डबल इंसुलेशन का, या फिर सर्किट में कहीं आपकी ELCB या फिर सर्किट में RCB कहीं पर हो, यानी लीकेज करंट से बचाव के लिए या तो ब्रेकर हो या फिर अर्थिंग की कोई सुविधा हो तो हमें उसमें 2 पिन का उपयोग अपन कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि निकिल आयरन सेल जो है वो किस प्रकार का सेल है। निकिल आयरन जो सेल होता है इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा जाता है, ये सेकेंडरी सेल का प्रकार है। तो इसमें उत्तर जो आपका होगा या तो 3 और 4 में, लेकिन इसमें एक आपको दिया कि ड्राई सेल और एक आपको दिया है कि नमी युक्त सेल यानी इलेक्ट्रोलाइट वाला। तो निकिल आयरन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट वाला सेकेंडरी सेल है और इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, नम द्वितीय सेल यानी इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है लिक्विड वाला और सेकेंडरी सेल है। और अगला प्रश्न है कि ब्रिटानिया जॉइंट में जब हम सोल्डरिंग कर रहे हैं तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू अवॉइड लूचिंग ऑफ जॉइंट, यानी जॉइंट को खोने से बचाव करने के लिए ड्यू टू रीजन, यानी आपको सोल्डरिंग जब ब्रिटानिया जॉइंट की कर रहे हो तो आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो रखनी है ताकि जॉइंट आपका लूज नहीं हो जाए, हट नहीं जाए। तो इसका कारण क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। तो ये सवाल ही पूछ रहा है अपन से कि जॉइंट टूट ना जाए, जॉइंट आपका ख़राब नहीं हो जाए। ऐसे में आपको ब्रिटानिया जॉइंट, तो ब्रिटानिया जॉइंट के बारे में आपको सबसे पहले बता दूं कि ब्रिटानिया जॉइंट ओवरहेड लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। ओवरहेड लाइन में ब्रिटानिया जॉइंट का उपयोग करते हैं। तो ओवरहेड लाइन में वाइब्रेशन, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और जो टेम्परेचर चेंजेज आते हैं उन सब से बचाव के लिए होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा कि वाइब्रेशन एंड चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी वातावरण के तापमान और कंपन में जो परिवर्तन हो रहा है उससे वो तार आपका खुल सकता है, इसलिए जॉइंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि फील्ड कॉइल को लपेटने के लिए किस प्रकार की तार उपयोग की जाती है। आपको बता दें कि फील्ड कॉइल हमेशा सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर से होती है, यानी कॉपर का तार होगा और उस पर सुपर इनेबल होना चाहिए, यानी तांबे के तार का उस पर कोई ना कोई लेप होना ज़रूरी है। एक हाइड्रॉन कॉपर नहीं होना चाहिए, मतलब वो आपका कॉपर तार तो होना चाहिए लेकिन इनेबल्ड, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि SCR किसका बना होता है, तो इसका नाम ही होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एक SCR का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, यानी अर्धचालक तो है लेकिन वो सिलिकॉन से बना होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं और 3 PN जंक्शन होते हैं। अगला प्रश्न है कि टोंग टेस्टर को एक ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें होता हो। टोंग टेस्टर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जो चालक धारा प्रवाह कर रहा है उसमें परिपथ को बिना बिगाड़े ये धारा का मापन कर सकता है। इसमें एक स्प्लिट कोर होती है जो लग जाती है और आगे जुड़ा हुआ इसमें एक एम्पीयर मीटर हमें सीधी सीधी धारा का रीडिंग देता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन है, यानी एक ट्रांसफार्मर की तरह हो गया। अब ट्रांसफार्मर में अगर बात करें तो CT की तरह होगा, यानी जो आपका टोंग टेस्टर होता है ये एक तरह से करंट ट्रांसफार्मर होता है, CT होती है और एक इसमें एम्पीयर मीटर लगा रहता है। तो अपना इसमें ऑप्शन आ जाएगा D कि एमीटर के साथ धारा ट्रांसफार्मर, क्योंकि स्प्लिट कोर होती है वो सेकेंडरी की तरह काम करेगी और उसी में एक एम्पीयर मीटर लगा रहता है, और जो धारावाही चालक है वो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम करेगा और म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो एमीटर के साथ धारा ट्रांसफर इसका ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि जब किसी डीसी सीरीज जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सीरीज जनरेटर जो है वो बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। बूस्टर का मतलब होता है वर्धक, यानी लाइन में वोल्टेज ड्रॉप जो हो रही थी डीसी ट्रांसमिशन लाइन में, उस वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए लगाया जाता है, तो ये अपना बूस्टर हो जाता है। ठीक ऐसे ही अगर आपसे शंट जनरेटर के बारे में पूछा जाए तो शंट जनरेटर उसमें उत्तेजक के रूप में काम में लिया जाता है। तो शंट जनरेटर एक्साइटर होता है। यानी पेपर में अगर प्रश्न आ जाता है कि बूस्टर क्या है तो उत्तर देंगे सीरीज जनरेटर, और एक्साइटर क्या है तो उत्तर देंगे शंट जनरेटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है, यानी कंडक्टर कौन सा नहीं है या गुड कंडक्टर कौन सा नहीं है? तो एल्यूमिनियम चालक है, सिल्वर यानी चांदी ये भी है, और तांबा ये भी चालक है। जबकि पोर्सलिन जो यानी चीनी मिट्टी जो है ये एक प्रकार का अचालक है, ये विद्युत का सुचालक नहीं है। अगला प्रश्न है कि जब कपलर, बैंड, जंक्शन बॉक्स और टीज का उपयोग किया जाता हो तो सैडल को ऐसी फिटिंग से केंद्र से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? कंड्यूट पाइप वायरिंग में पाइप को फिट करने के लिए सैडल्स का उपयोग करते हैं, और सैडल दो तरीके से लगाए जाते हैं। एक सैडल होते हैं कि जंक्शन बॉक्स के बाद जो पहला सैडल लगता है वो, और दूसरा होता है कि एक सैडल के बाद दूसरा सैडल होता है वो। यानी कंड्यूट पाइप वायरिंग में जो सतही कंड्यूट पाइप वायरिंग होती है, इसमें सैडल्स की दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। एक तो जंक्शन बॉक्स के बाद जो ये आपका फर्स्ट सैडल यहाँ दिखाया गया है ये वाला, तो ऐसे में होती है 30 सेंटीमीटर की दूरी, और दो परस्पर सैडल के बीच अगर आपसे पूछा जाए यानी एक सैडल लगाया तो नेक्स्ट कितनी दूरी पर होगा, तो वो होता है 60 सेंटीमीटर दूर। यानी एक 30 सेंटीमीटर, एक 60 सेंटीमीटर। जंक्शन बॉक्स के बाद या किसी जॉइंट के बाद जो फर्स्ट सैडल होगा वो 30 सेंटीमीटर दूर, और सैडल के बाद जो सैडल होगा वो 60 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि यदि सीटी की रेटिंग 100 एम्पियर / 500 एम्पियर हो तो गुणक घटक कितना होगा? आपको बता दें कि सीटी का ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में बात कर रहा है, यानी सीटी जो है वो धारा को घटाकर कितना कम कर रही है। तो इसका उत्तर होगा कि सीटी की प्राइमरी धारा बटे सेकेंडरी धारा, यानी सीटी इस प्रकार की है जो 100 एम्पियर की धारा को 5 एम्पियर धारा में कन्वर्ट कर रही है। तो इसका जो फैक्टर हो गया या मल्टीप्लाई फैक्टर गुणक घटक के बारे में बात करें तो वो हो गया 20। यानी कि 1 एम्पियर जो प्राइमरी की धारा है वो आपके सेकेंडरी की वो प्राइमरी के 20 एम्पियर के बराबर होगी। यानी एम्पियर मीटर अगर हमें 1 एम्पियर रीडिंग देता है, मतलब प्राइमरी साइड में 20 एम्पियर की धारा चल रही है। अगर मीटर हमें 2 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है तो बाहर धारा का मान यानी एक्चुअल करंट का मान 40 एम्पियर है। अगला प्रश्न है कि चलते समय डीसी मोटर में विद्युत चुंबकीय बल यानी ईएमएफ प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? यानी डीसी मोटर जब रनिंग कंडीशन में होती है तो जो बैक ईएमएफ है वो आ रहा है, उसका पर्पज़ क्या है? तो वो बैक ईएमएफ जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है और मोटर की धारा को कंट्रोल कर लेता है। यानी मोटर में धारा को कम करना या प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करना, यानी वो सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। और इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे प्रभाव पड़ता है कि आर्मेचर धारा कंट्रोल हो जाती है। यानी अगर बैक ईएमएफ चलते समय डीसी मोटर में 0 हो गया तो मोटर जल जाएगी। उस समय मोटर के बैक ईएमएफ गति के समानुपाती होता है। जैसे बैक ईएमएफ 0 होगा किसी भी कारण से तो मोटर उसी समय आर्मेचर जल जाएगा, क्योंकि मोटर अधिक धारा लेगी। अब स्टार्टिंग प्रतिरोध भी नहीं है और आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। जब बैक ईएमएफ का मान 0 हो गया तो फिर मोटर अधिक धारा लेगी और मोटर जल जाएगी। अगला प्रश्न है कि शंट फील्ड प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे उपयुक्त मीटर कौन सा है? शंट फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है ये मध्यम प्रतिरोध की श्रेणी में आता है और सामान्यतः इसका मान 200 ओम से लेकर 800 ओम के आसपास होता है। यानी मध्यम प्रतिरोध की श्रेणी में आता है और मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए हम ओम मीटर का उपयोग कर सकते हैं। मेगर का उपयोग उच्च प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं और इंसुलेशन टेस्टर जो है ये मेगर का ही दूसरा नाम है। यानी मेगर कह सकते हैं और इंसुलेशन टेस्टर कह सकते हैं। ये उच्च प्रतिरोध मापने के काम आता है, मेगा ओम में रीडिंग देता है, एमीटर धारा मापने के काम आता है। तो ये सामान्य प्रतिरोध या हम यूँ कहें कि शंट फील्ड नॉर्मल प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, इससे ओम मीटर से मापा जा सकता है और ये मान को सीधे सीधे ओम में दर्शाता है। और अगला प्रश्न है कि रोधन परीक्षण यानी इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए किस धारा का उपयोग करते हैं? तो इंसुलेशन टेस्टिंग जो होती है वो हमेशा डीसी करंट से ही होती है, क्योंकि इंसुलेशन के लिए प्रतिरोध जांच करने के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं और एक मेगर में सामान्यतः 500 वोल्ट की डीसी सप्लाई होती है, क्योंकि मेगर की गति 160 आरपीएम होती है। यानी इसके हैंडल को जब हम 160 आरपीएम पर रोटेट करेंगे तो ये 500 वोल्ट की डीसी उत्पन्न कर सकता है।